Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start with a new chapter, that is cell structure and organization. In this lecture, we are going to study about cell introduction and cell theory. तो इस लेक्चर में हम सेल के बारे में जानेंगे that what exactly is cell and we will also study about cell theory. मतलब कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ इसके बारे में भी हम देखेंगे. So let's start. Okay, first we will study about what is the definition of a cell. Cell is called a structural and functional unit of life of all living organisms capable of independent existence and can perform all functions of life. अब हम इस सेंटेंस का मतलब देखेंगे. You all know that cell is a structural and functional unit of life. हमारे अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से बने होते हैं. स्ट्रक्चरल मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी की बॉडी सेल से बना होता है. तो सेल लाइफ का बेसिक यूनिट है. मतलब कि अगर सेल नहीं तो हमारा लाइफ फॉर्म नहीं हो सकता है. पूरी बॉडी का जो सबसे पहला फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो आपका सेल है. लाइफ को फॉर्म करने के लिए अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है सेल. अगर कभी किसी ऑर्गन का सेल काम करना बंद कर दे तो वो ऑर्गन खत्म है. एंड फंक्शनल मतलब कि सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो काम करता है, मतलब कि फंक्शन परफॉर्म करता है. एंड सेल के पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की कैपेबिलिटी है, मतलब कि ये जिंदा रहने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं. ये अपना काम खुद कर सकते हैं बिना किसी के सपोर्ट के. तो सेल से छोटा ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है. चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, वो सभी सेल के बने होते हैं और वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं बिना किसी हेल्प के. अगर सेल नहीं होगा तो टिश्यू कैसे बनेगा? नहीं बनेगा. टिश्यू नहीं होगा तो ऑर्गन नहीं बनेगा. तो सेल नहीं तो कुछ नहीं. इसलिए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. So you can see here, this is the structure of cell. सेल के पास डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ओके, नाउ इन योर माइंड यू मे हैव क्वेश्चन कि मैम अगर सेल को देखना है तो क्या करना पड़ेगा. सो फॉर दैट टू सी सेल क्लियरली वी नीड अ माइक्रोस्कोप. लार्जर सेल कैन बी सीन थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप, बट टू सी स्मॉलर सेल वी रिक्वायर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप तो सबको पता होगा, जो किसी भी चीज को मैग्नीफाई करके मतलब कि जूम करके दिखाता है. माइक्रोस्कोप भी कई टाइप की होती है, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. लार्जर सेल को देखने के लिए हमें सिंपल माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है. बट द सेल विच इज स्मॉलर इन साइज मतलब कि वो सेल जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसे देखने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है. सिंपल माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई इमेज 50 to 100 times, but a compound microscope can do so 1000 times or more. सिंपल माइक्रोस्कोप किसी भी इमेज या ऑब्जेक्ट के साइज से 50 to 100 टाइम मैग्नीफाई कर सकती है. बट इफ वी आर सीइंग एनी इमेज अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हम 1000 टाइम या उससे भी ज्यादा टाइम इमेज को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं. सो यू कैन सी हियर, दिस इज द सिंपल माइक्रोस्कोप एंड दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. In the microscope we use in the laboratory, a beam of light is used to make things visible. Hence it is the light microscope. Another type of microscope that we use in the laboratory is called as light microscope. Light microscope में क्या होता है? A beam of light पास होता है जो इमेज को क्लियरली विजिबल बनाता है, मतलब कि जिससे इमेज क्लियरली दिखाई देता है. So this is the light microscope. यहाँ से लाइट पास होता है. To see interior of cell, we need electron microscope. It can magnify image about 5 lakh times. तो सेल को इंटीरियर यानी कि अंदर से देखने के लिए we need another type of microscope which is called as electron microscope. मतलब कि सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स हैं उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी इमेज को 5 लाख टाइम तक ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखाता है. ओके, लुक हियर, दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिर्फ बड़े बड़े लैब में ही देखने को मिलता है. इन द लेट 1600, दैट इज इन 16th सेंचुरी, सेल को और डिटेल में ऑब्जर्व करने के लिए एंड स्टडी करने के लिए लीवेनहुक ने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप, जो थोड़ा इंप्रूव्ड वर्जन था. इफ यू सी हियर, दिस इज ओल्ड टाइम का माइक्रोस्कोप जब वो डिस्कवर्ड हुआ था. देयर इज नो टिपिकल शेप ऑफ अ सेल. सेल में भी स्पेरिकल, रेक्टेंगुलर, फ्लैटेंड, पॉलीगोनल, ओवल, ट्रायंगुलर, कोनिकल और कॉलमनार एटसेट्रा. तो सेल का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है. सेल स्पेरिकल हो सकते हैं मतलब कि राउंड हो सकते हैं, सेल रेक्टेंगुलर हो सकते हैं
या फिर सेल फ्लैटेंडेड हो सकते हैं, या फिर सेल पॉलीगोनल हो सकते हैं, सेल ओवल हो सकते हैं, सेल कैन बी ट्रायंगुलर, या फिर ये कोनिकल हो सकते हैं, या फिर कॉलमनार हो सकते हैं, कुछ इस तरह। तो इस तरह सेल का शेप अलग अलग हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन सेल का शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो सेल की एक्टिविटीज यानी कि फंक्शन पे डिपेंड करता है कि सेल का शेप कैसा होगा। सेल साइज varies greatly in various plants and animal. Some of them are not visible to naked eye. Some are barely visible while some are macroscopic. जो सेल है वो साइज में वेरी करता है, मतलब कि सेल का साइज अलग अलग होता है। अगर प्लांट एंड एनिमल सेल की बात की जाए तो दोनों सेल का शेप एंड साइज बहुत डिफरेंट होता है। देयर आर सम सेल विच इज नॉट विजिबल टू योर नेकेड आई। कुछ सेल तो ऐसे हैं जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इस तरह के सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और कुछ सेल तो मुश्किल से दिखाई देते हैं। एंड कुछ सेल मैक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब कि आप उसे देख सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक ये दो अलग अलग वर्ड हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब कि जो आपकी आंखों से दिखाई देता है, एंड माइक्रोस्कोपिक यानी कि जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता है, जिसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ओके, इफ यू विल सी दिस आरबीसी, इस आरबीसी का शेप राउंड एंड बाइकॉन्केव है। अगर तुम इस सेल को देखोगे, ये सेल कॉलमनार है। एंड दिस इज द ओवम दैट इज फीमेल एग। एग का शेप स्पेरिकल होता है। एंड दिस इज द मसल सेल। दिस इज द नर्व सेल विच इज कॉल्ड एज न्यूरॉन। सो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर अलग अलग सेल का फंक्शन भी वेरी करता है। तो इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अलग होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। द स्मॉलेस्ट सेल साइज कैन बी सीन इन माइकोप्लाज्मा विच इज अबाउट 0.3 माइक्रोन इन लेंथ। ओके, नाउ विच इज द स्मॉलेस्ट सेल? सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा में ही देखने को मिलता है। माइकोप्लाज्मा के अंदर आता है पीपीएलओ। पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा का टाइप है जिसका पूरा नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एंड दिस सेल का साइज इज अराउंड 0.3 माइक्रोन इन लेंथ, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल का साइज है। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज माइकोप्लाज्मा। द लार्जेस्ट साइज ऑफ सेल इज सीन इन ऑस्ट्रिच एग, नियरली 15 सेंटीमीटर। तो ऑस्ट्रिच का एग सबसे लार्जेस्ट सेल है जो लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है। सो यू कैन सी हियर, दिस इज ऑस्ट्रिच एग। यू कैन इमेजिन हाउ बिग इट इज। बैक्टीरियल सेल साइज इज 3 to 5 माइक्रोन। तो बैक्टीरिया सेल का साइज अराउंड 3 to 5 माइक्रोन होता है। दिस इज अ बैक्टीरिया सेल। लॉन्गेस्ट सेल आर नर्व सेल। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है। नर्व सेल विच इज कॉमनली कॉल्ड एज न्यूरॉन। So you can see here, this is neuron. So these all you should know because it can ask in the MCQ form. Okay, अब हम बात करने जा रहे हैं सेल साइज कंपैरिजन के बारे में, जिसमें अलग अलग टाइप के सेल को कंपेयर किया गया है। So you can see in this picture, this is the frog egg. Frog egg का साइज अराउंड 1 mm होता है। Frog egg you can see with your naked eye. Then pollen, आपने देखा होगा फ्लावर में pollen होता है। And human egg and pollen का साइज 100 माइक्रोमीटर एंड 1 mm के बीच में होता है। देन दिस इज द एनिमल सेल एंड दिस इज द प्लांट सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का साइज 10 माइक्रोन टू 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ओके, दिस इज आरबीसी विच इज रेड ब्लड सेल। आरबीसी का साइज अराउंड 7 to 8 माइक्रोन होता है। देन देयर इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया विच इज फाउंड इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया सेल। दिस बोथ का साइज इज 1 माइक्रोन। फ्लू वायरस, वायरस का साइज अराउंड 100 नैनोमीटर तक होता है। वायरस मोस्टली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देता है। सो टिल हियर यू कैन सी ऑल दिस अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, बट प्रोटीन, लिपिड, C60 एंड एटम आर विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि कौन कौन सा लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है और कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेल थियरी विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। So the first things is cell theory was proposed by Son and Silden. तो Son and Silden ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थियोरी दिया था। Son was zoologist, मतलब कि ये एनिमल के बारे में स्टडी करते थे, एंड Silden was botanist, मतलब कि ये प्लांट के बारे में स्टडी करते थे। So you can see in this picture, he is Son and he is Silden. However, in this theory, there was no explanation about formation of new cells. वैसे तो इन्होंने अपने सेल थियोरी में बहुत सी बातें कही, बट इनके थियोरी से ये नहीं पता चल पाया कि न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कि नए सेल कैसे बनते हैं।
तो सॉन एंड सिल्डन अपने थियरी में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए दैट हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्मेड। ओके, देयर वाज वन मोर साइंटिस्ट हुज नेम वाज रुडोल्फ विर्च्यू। रुडोल्फ विर्च्यू ने 1855 में ही एक्सप्लेन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम न्यू सेल्स आर फॉर्मेड बाय सेल डिवीजन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स which is called as omnicellula e cellula. So this scientist is Rudolf Virchow. Rudolf Virchow ने 1855 में फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि जो न्यू सेल्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं बाय सेल डिवीजन, मतलब कि जब सेल डिवाइड करते हैं तो नए सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये न्यू सेल कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि इसके पहले वाले सेल से, जिसको इन्होंने नाम दिया omnicellula e cellula. Again this line is very much important. In the later years, advanced research in cytology led to modification in the cell theory, which is now known as modern cell theory. कई सालों के बाद जब साइटोलॉजी में एडवांस रिसर्च हुए, साइटोलॉजी मतलब कि दोज हु स्टडी अबाउट सेल, तो जब सेल के बारे में स्टडी किया गया तो सेल थियरी में मॉडिफिकेशन आया, जिसे अब हम मॉडर्न सेल थियरी कहते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नो द साइंटिस्ट। ओके, नाउ वी विल नो अबाउट द साइंटिस्ट। तो अब हम थोड़ा साइंटिस्ट के बारे में भी जान लेते हैं जिनका सेल थियरी में बहुत बड़ा रोल है। अ जर्मन बोटेनिस्ट मैथियस सिल्डन इन 1838 examined number of plants and concluded that various tissues of plants are composed of different types of cells. As I told you, Matthias Silden was German botanist, तो ये मोस्टली प्लांट के बारे में स्टडी करते थे। 1838 में मैथियस सिल्डन ने कई सारे प्लांट को एग्जामिन किया, मतलब कि जांच किया, और फिर कंक्लूड किया, मतलब कि रिजल्ट निकाला कि प्लांट के अलग अलग टाइप के टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। लिसन इट केयरफुली, प्लांट के अलग अलग टाइप के टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। तो मैथियस सिल्डन ने कहा ऑल द प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। एट दैट टाइम अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडोरे सॉन इन 1839 proposed that cells are bound by a thin membrane. उस समय एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिसका नाम था थियोडोरे सॉन। तो सॉन वॉज जूलॉजिस्ट, मतलब कि ये एनिमल के बारे में स्टडी करते थे। 1839 में उन्होंने कहा कि जो सेल है वो एक थिन मेम्ब्रेन से बाउंड है, मतलब कि सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री है, जिसे हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सो सपोज दिस इज अ सेल एंड दिस सेल इज बाउंडेड बाय द थिन मेम्ब्रेन which is called as the plasma membrane. He also explained about existence of cell wall as a unique character of plant cell. तो सॉन ने ये भी एक्सप्लेन किया कि प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो एक यूनिक कैरेक्टर शो करता है। तो सॉन ने कहा ऑल द एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन ही proposed that animals and plant are made up of cells and product of cells. उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसने प्रपोज किया कि एनिमल एंड प्लांट ये सभी सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। सो फ्रॉम दिस वी अंडरस्टूड दैट ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। आई होप दिस मस्ट क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट इज पोस्टुलेट ऑफ मॉडर्न सेल थियरी। मतलब कि इतना कुछ पढ़ने के बाद, इतना कुछ डिस्कस करने के बाद जो कंक्लूजन निकला है दैट व्हाट इज ट्रू अबाउट द सेल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसके बारे में ये सब कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। Okay, so first postulate is all living organisms are made up of cells. ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इंक्लूडिंग द प्लांट, एनिमल, फंगाई एंड बैक्टीरिया, वो सभी सेल से बने होते हैं। तो वो सभी किससे बने होते हैं? सेल से। सेकेंड postulate is living cells arises from pre-existing cells. जो लिविंग सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइजेस हैं, मतलब कि न्यू सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि इसके पहले वाले पेरेंट सेल से फॉर्म होते हैं। थर्ड पोस्टुलेट इज अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल मतलब कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो चाहे ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हो, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल से। एंड फंक्शनल यानी कि सेल इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है जो भी बॉडी को जरूरत है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल। फोर्थ पोस्टुलेट इज टोटल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमन अपने लाइफ में जितनी भी एक्टिविटी करता है वो सब सेल की वजह से करता है। जब सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है तो तुम भी अपना फंक्शन परफॉर्म करते हो।
हो सके तुम्हें ये सब दिखाई ना दे रहा हो कि तुम कोई भी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर सकते हो, बट ये सारा काम सेल का है। इसलिए अगर सेल वीक हो जाए यानी कि कमजोर हो जाए तो तुम भी अपना काम नहीं कर पाओगे। तो सेल की टोटल एक्टिविटी एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर सेल अपना एक्टिविटीज परफॉर्म करता है तो ही एक ऑर्गेनिज्म कोई भी एक्टिविटी कर सकता है। तो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटी पर। फिफ्थ पोस्टुलेट इज सेल शो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के पास जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है, मतलब कि वो कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चेंजेस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल प्लांट में फोटोसिंथेसिस के टाइम ट्रांसफॉर्म होता है लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अगर एनिमल की बात की जाए तो मोमेंट के टाइम केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब कि सपोज तुमने जितना भी खाना खाया है वो तुम्हारे बॉडी में जाएगी, बॉडी में जाकर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होगा एंड अल्टीमेटली तुम्हारे बॉडी का सेल जो भी फूड तुम खाए हो उससे वो एनर्जी ले लेगा फ्रॉम द फूड दैट यू हैव ईटेन। वो केमिकली तुम्हारे बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब होगा, मतलब कि सेल में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। मतलब कि जब तुम कोई काम करोगे तो उस समय तुम्हारे बॉडी का सेल जितना भी एनर्जी स्टोर किया होगा, बेस्ड ऑन दैट तुम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो जब तुम कोई भी काम करोगे तो वो एनर्जी केमिकल से मैकेनिकल में चेंज हो जाता है, मतलब कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है, राइट। अगर तुम खाओगे नहीं तो तुम कोई भी काम नहीं कर सकते हो। इसलिए सेल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लास्ट पोस्टुलेट इज सेल्स कंटेन न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए एंड आरएनए इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल के पास न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस इज एन मेन ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म इज द फ्लोर ऑफ सेल। सेल के पास न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। डीएनए एंड आरएनए सेल के न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्टुलेट ऑफ मॉडर्न सेल थियरी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन आस्क इन द एग्जाम फॉर 2 मार्क्स। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट टोटीपोटेंसी। तो क्या होता है टोटीपोटेंसी? टोटी यानी कि टोटल एंड पोटेंसी यानी कि पोटेंशियल और कैपेसिटी। So it is the total capacity or potential of a cell to form different type of cell. So let's start with the definition of totipotency. It is the capacity or the potential of living nucleated cell to differentiate and divide to form any other type of cell and thereby a complete new organism. So what is totipotency? It is the total capacity or potential of living nucleated cell, यानी कि वो सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो डिफरेंशिएट होकर यानी कि अलग अलग होकर एंड डिवाइड होकर कोई दूसरे टाइप ऑफ सेल बनाता है और इस तरह एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। कहने का मतलब ये है कि एक लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल है, वो डिवाइड होकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बनाता है, जैसे कि हो गया स्किन सेल, ब्रेन सेल, नर्व सेल, लीवर सेल एक्सेट्रा। कोई भी सेल डिवाइड तभी करता है जब उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में जीन दैट इज डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होता है। तो इनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट एंड डिवाइड होकर एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ नेक्स्ट, अ सेल इज टोटीपोटेंट बिकॉज इट हैज द एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन इट्स न्यूक्लियस। एक सेल टोटीपोटेंट होता है बिकॉज उसके न्यूक्लियस में जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने वाला है उसका एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। मतलब कि एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने के लिए सेल के न्यूक्लियस में एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल आर टोटीपोटेंट एंड टर्म एज स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल टोटीपोटेंट होता है और उसे स्टेम सेल कहते हैं। मतलब कि अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो उनका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो टोटीपोटेंट होता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक सेल के पास पूरी कैपेसिटी होती है, पूरी पोटेंशियल होती है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर सके, और इस एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल को स्टेम सेल कहते हैं। एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल में जो एम्ब्रियो वाला सेल है उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कोई भी टिश्यू या फिर ऑर्गन बना सकता है। इनके पास पूरा पोटेंशियल होता है ऑर्गेनिज्म के किसी भी ऑर्गन को फॉर्म करने के लिए। एम्ब्रियोनिक सेल ही क्यों, वाई नॉट द एडल्ट सेल? क्योंकि एम्ब्रियो अभी एक बॉडी फॉर्म नहीं किया है। अगर उस एम्ब्रियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसे क्योर कर सकते हैं, सो दैट वो एक कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म बना सके विदाउट एनी डिफेक्ट। एम्ब्रियोनिक सेल के पास कैपेबिलिटी होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन बनाने की। स्टेम सेल्स हैव ग्रेट मेडिकल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग क्योर फॉर डिजीजेस।
किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए स्टेम सेल का मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत यूजेस है फॉर क्योरिंग द डिजीज। Look at this diagram. This is the embryonic stem cell. As I said, embryonic animal cell is also called as stem cell. So this is the embryonic stem cell. और ये स्टेम सेल डिफरेंशिएट होकर एंड डिवाइड होकर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बनाएंगे, सच एज नर्व सेल, इंटेस्टिनल सेल, लीवर सेल, कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल. And these different type of cell will form the specific organ. For example, nerve cell will form brain, intestinal cell will form intestine, liver cell will form liver, cardiac muscle will form heart and skeletal muscle will form muscle. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आगे जाकर डिफरेंट ऑर्गन बनाएंगे. आई होप आपको टोटिपोटेंसी क्या होता है ये समझा होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट सेल इंट्रोडक्शन एंड सेल थियरी एंड टोटिपोटेंसी. So thank you so much for watching this video. Please do like and subscribe to my channel.